दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साल 2022 की टॉप 5 बैंकिंग न्यूज़ को। अब ये जो टॉप 5 बैंकिंग न्यूज़ है ये बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक जनरल पब्लिक की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंकिंग में कौन से बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना है और क्या न्यूज़ चल रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पहली न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़ है येस बैंक के ऊपर। येस बैंक की कंप्लीट रिवाइवल की न्यूज़ है ये, कैसे येस बैंक खुद को बचा रहा है। सबसे पहले येस बैंक की रिवाइवल की न्यूज़ को समझे उससे पहले एक बार हम येस बैंक की हिस्ट्री को समझते हैं कि बेसिकली येस बैंक फेल क्यों हुआ था। देखो येस बैंक की स्टार्ट हुई थी 2004 से, जब राणा कपूर और इनके ब्रदर इन लॉ अशोक कपूर ने येस बैंक बनाया। 2004 के बाद 2008 जब आया तो 2008 में मुंबई अटैक्स के अंदर अशोक कपूर की डेथ हो गई और उसके बाद राणा कपूर को येस बैंक का सीईओ बनाया गया। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2014 में आरबीआई ने क्लीन अप ऑपरेशन निकाला। जैसे ही आरबीआई ने क्लीन अप ऑपरेशन निकाला तब पता चला कि येस बैंक ऐसी कंपनीज को लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो ऑलरेडी डिफॉल्टेड है, जिसमें बड़ा नाम आया अनिल अंबानी ग्रुप का, इसके अलावा डीएचएफएल का। तो यहां से येस बैंक की इमेज खराब होनी शुरू हुई। साल 2019 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो तिरुपति ट्रस्ट है यानी जो तिरुपति टेम्पल है, ये सबसे बड़ा डिपॉजिटर था येस बैंक का। इन्होंने इंस्टेंटली एकदम से पूरे के पूरे अपने पैसे यानी 1300 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए अपने अकाउंट में से। अब ये देख के एकदम पब्लिक की भीड़ उमड़ गई येस बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए। उसके बाद एक न्यूज आर्टिकल के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपए पब्लिक ने इंस्टेंट विड्रॉ किए। यानी मान लो किसी के 5,000 जमा है, किसी के 10,000 जमा है, तो पब्लिक ने भी अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू हुआ। वहां से एकदम येस बैंक अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया। उसके बाद साल 2019 में ही राणा कपूर ने भी येस बैंक से रिजाइन कर दिया। अब गवर्नमेंट ऐसा तो कर नहीं सकती थी क्योंकि इंडिया का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक था, तो यहां पे गवर्नमेंट को इंटरवेन करना जरूरी था। अगर ऐसा हो जाता कि येस बैंक डूब ही गया तो यहां पे आरबीआई का फिर क्या रोल बचता। तो गवर्नमेंट को येस बैंक को बचाना ही था, तो उनके पास एक यही ऑप्शन आया कि ठीक है एसबीआई एक बार 49% की शेयर होल्डिंग येस बैंक में परचेज कर लेगा। अब एसबीआई ने 49% की शेयर होल्डिंग तो परचेज कर ली, लेकिन उस टाइम मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए कि एसबीआई अपने एनपीएस तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा और यहां पे 49% की शेयर होल्डिंग परचेज कर रहा है। बट एनी हाउ ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैंक है और गवर्नमेंट का काम ही यही है कि अगर कहीं पे भी एक प्रॉब्लम आती है तो उसे रिजोल्व करना। कि ठीक है एसबीआई ने शेयर होल्डिंग परचेज की 49% की। धीरे धीरे करके जैसे जैसे येस बैंक थोड़ा स्टेबल होना शुरू हुआ, दोबारा इनके ऑपरेशन स्टार्ट होने शुरू हुए, दोबारा इनकी ब्रांचेस ओपन हुई, पब्लिक का थोड़ा बहुत ट्रस्ट गेन होना शुरू हुआ, तो एसबीआई ने धीरे धीरे करके अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी शुरू की। आज की डेट में यानी 2022 में एसबीआई की ऑलमोस्ट शेयर होल्डिंग है 30%। जब एसबीआई ने येस बैंक को रिवाइव किया था तब आरबीआई की यह पॉलिसी आई थी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी 2024 तक एसबीआई जो है अपनी शेयर होल्डिंग 26% से कम नहीं कर सकता। तो अभी तक 30% है, अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे 26% भी एसबीआई अपनी शेयर होल्डिंग लेके जाएगा। अब यहां पे सवाल ये आता है कि येस बैंक खुद को रिवाइव कैसे कर रहा है। देखो सबसे पहले तो येस बैंक के पास 52,000 करोड़ के डिफॉल्ट लोन्स थे, जिसमें से ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के इन्होंने डिफॉल्ट लोन रिजोल्व कर लिए। अभी भी 2022 में इनके पास 48,000 करोड़ के डिफॉल्ट लोन पड़े हैं। यानी डिफॉल्ट लोन ऐसे लोन जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट तो करे हैं पब्लिक को या कंपनीज को, लेकिन वो पैसा वापिस नहीं कर रहे हैं बैंक का। यानी ऐसे लोग, मान लो कोई एक इंडस्ट्री है, उसको बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन ये जो इंडस्ट्री ये अपना पैसा वापिस नहीं दे रही है बैंक को, यानी लोन वापस नहीं भर रही है। इसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट लोन या फिर बैड लोन या फिर एनपीए, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब होता क्या है, जनरली कोई भी बैंक होगा ना, चाहे एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, इवन येस बैंक हो, ये काम कैसे करते हैं। मान लो अब देखो एनपीए तो हर बैंक के अंदर आता है। मान लो आईसीआईसीआई बैंक का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक है, इसने लोन बांटा अलग अलग पब्लिक को या फिर अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग इंडस्ट्रीज को। मान लो किसी पब्लिक ने पैसा बैंक का वापस रीपे नहीं किया, तो बैंक कभी भी खुद नहीं जाता कि मेरा पैसा मुझे वापस दो। बैंक क्या करता है, हमेशा एक थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करता है। ये कंपनी को बोलता है कि आप मेरा पैसा मुझे वापस ला के दो, बदले में मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। अब ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं इसे हम बोलते हैं एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कि इनका जो एसेट डिफॉल्ट हो गया उसे रिकंस्ट्रक्ट करने में ये थर्ड पार्टी कंपनीज हेल्प कर रही है। अब येस बैंक ने क्या किया है, येस बैंक ने अपनी एक थर्ड पार्टी कंपनी के साथ टाई अप किया जिसका नाम है जेसी फ्लावर्स। अब ये बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई भी बच्चा बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कर रहा है या बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये बहुत, मैं कहता हूं ये डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन है कि येस बैंक ने कौन सी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ टाई अप किया, तो ये है जेसी फ्लावर्स। अब इनका जो टाई अप हुआ वो ऐसे सिंपली नहीं हुआ। इन्होंने क्या कहा है, येस बैंक ने सिंपली कहा है कि हमारे जो 48,000 करोड़ के जो डिफॉल्ट लोन है ना, ये आप संभालो, बदले में आप मुझे 11,500 करोड़ रुपए दे दो। अब ये जो 11,500 करोड़ रुपए येस बैंक ने जेसी फ्लावर से लिए, ये तो हो गई येस बैंक के। बदले में ये जो पूरी लिस्ट थी ना कि कौन कौन सा डिफॉल्टर है, किस किस से हमें पैसे
लेना है, ये पूरी लिस्ट इन्होंने दे दी जेसी फ्लावर को। अब इन्होंने जेसी फ्लावर को ये कहा कि आप जितना मर्जी पैसा रिकवर करो, चाहे 48,000 करोड़ में से आप 40,000 करोड़ रिकवर कर लो, चाहे 48,000 करोड़ के जो लोन डिफॉल्ट पूल में से आप चाहे 5,000 करोड़ रुपए रिकवर करो, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हमें 11,500 करोड़ रुपए दे दो, इससे हम अपने बैंक की फर्दर प्लानिंग करेंगे। तो ऐसे में इन्होंने एक टाई अप किया, यानी जेसी फ्लावर होगी एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये येस बैंक के डिफॉल्ट लोन को रिकवर करने में हेल्प आउट करेगी। उसके बाद जैसे ही ये डील कंप्लीट होगी, आरबीआई ने एक इनफॉर्मल अप्रूवल दे दिए। दो कंपनीज है, पहली है कार्लाइल और दूसरी है एडवेंट। ये दोनों कंपनीज दुनिया भर की कंपनीज को लोन बांटती है। ऐसे ही कार्लाइल और एडवेंट इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया और इन्होंने ये कहा है कि हम 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे येस बैंक के अंदर। अभी हाल फिलहाल इन्हें सिर्फ आरबीआई से एक इनफॉर्मल अप्रूवल मिला है, फॉर्मल अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है। आरबीआई ने इन्हें सिंपली ये कहा है कि सबसे पहले आप ये जो जेसी फ्लावर के साथ आपकी डील है इसे कंप्लीट कर लो, पहले ये डील कंप्लीट हो जाने दो, आपको पैसा मिलने दो, उसके बाद ही आप अगली डील के लिए प्रोसीड करना। अब यहां तक बात ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि कार्लाइल और एडवेंट येस बैंक के अंदर 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें। इसके बाद येस बैंक की फर्दर प्लानिंग ये है कि अभी जो 30% स्टेक एसबीआई ने परचेज किया हुआ है, देखो एसबीआई भी नहीं चाहता कि वो येस बैंक के अंदर अपना स्टेक परचेज करके रखे, क्योंकि एसबीआई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बस सिर्फ एक रिवाइवल के लिए एसबीआई आया था, यानी एसबीआई सिर्फ हेल्प आउट करने के लिए येस बैंक को आया था। धीरे धीरे करके 49% से वो 30% तक ले आया अपनी शेयर होल्डिंग। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से एसबीआई अपनी शेयर होल्डिंग 26% से नीचे नहीं लेके जा सकता। इसके बाद येस बैंक सिंपली ये बोल रहा है कि कार्लाइल और एडवेंट जब 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद हम प्लान करेंगे कि ये जो एसबीआई के पास 30% की शेयर होल्डिंग है, इसमें से भी एसबीआई की 4% की शेयर होल्डिंग हम कम कर लें। तो ये थी बेसिकली एक कंप्लीट ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि येस बैंक से रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज है वो ये है कि एनसीएईआर की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने सिंपली ये कहा था कि भारत के अंदर जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे आप एनपीए उठा के देख लो, इनका बैंकों का एनपीए भी कम है। जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इस रिपोर्ट में इन्होंने सिंपली ये कह दिया कि इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के सभी बैंकों को आप प्राइवेटाइज कर दो, तभी आपकी बैंकिंग की जो हालत है वो सुधर सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनसीएईआर की एक जो रिपोर्ट आई थी ये उन्होंने क्लेम की। तो इस केस में पहले हम एक बार हिस्ट्री समझ लेते हैं। 2017 के अंदर इंडिया में टोटल 27 गवर्नमेंट बैंक्स थे। उसके बाद 2019 में 10 छोटे गवर्नमेंट बैंक्स को 4 बड़े गवर्नमेंट बैंक्स में मर्ज कर दिया गया और 2019 में इंडिया में सिर्फ 12 गवर्नमेंट बैंक्स बच गए। अब इन 12 गवर्नमेंट बैंक्स में भी एनसीएईआर की रिपोर्ट ये कहती है कि एसबीआई को छोड़ के सभी बैंकों को आप प्राइवेट कर दो। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई, इसमें इन्होंने ये कहा कि साल 2022 में जितने भी आपके गवर्नमेंट बैंक हैं उनका प्रॉफिट डबल हुआ है। तो ऐसे केस में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दे दी। एनसीएईआर ये कह रही है कि आप एसबीआई को छोड़ के सभी को प्राइवेट कर दो। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक और स्टेटमेंट ये भी आती है कि ये जो आने वाला मॉनसून सेशन है ना, इसके अंदर एक गवर्नमेंट बिल जरूर इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इंडिया के अंदर सिर्फ 4 से 5 ही गवर्नमेंट बैंक्स होने चाहिए, बाकी सारे बैंक्स प्राइवेट होने चाहिए। यानी सरकार की ये नीति तो साफ है कि सरकार ये चाह रही है कि सरकारी बैंकों को कम किया जाए। यानी एनसीएईआर की रिपोर्ट ये कह रही है कि आप सिर्फ एसबीआई को छोड़ के सभी को प्राइवेटाइज कर दो, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हम 4 से 5 गवर्नमेंट बैंक्स तो रखेंगे, बाकी बैंकों को हम प्राइवेटाइज करेंगे। बाकी हमें टाइम के साथ यही देखना होगा कि मॉनसून सेशन में सरकार क्या क्या करती है, कैसे इस बिल को इंट्रोड्यूस करती है और सारे के सारे चेंजेस किस प्रकार से करती है, कितना जल्दी सरकार प्राइवेटाइज करती है। बाकी इस केस में ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसा इशू है कि इसके अंदर पब्लिक अलग अलग बटी हुई है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट बैंक्स ही रहने चाहिए, बहुत लोगों को लगता है कि बैंकों में प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। बाकी ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है, एक जेन्युइन ओपिनियन आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि गवर्नमेंट बैंक्स इंडिया में होने चाहिए या सच में बैंकों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आप मेरे को सारा कुछ लिख के बताना कि अगर गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं तो क्या अच्छाई है, अगर बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाते हैं तब उस केस में क्या अच्छाई है। तो एक जनरल, मतलब आप एक जेन्युइन कमेंट जरूर देना कि उससे पता चल सके कि पब्लिक का ओपिनियन है क्या। अब इसके बाद जो थर्ड न्यूज है वो है विलफुल लोन डिफॉल्टर्स की। जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जब बैंक किसी को लोन देते हैं और वो पैसा वापस नहीं है तो उसे हम बैड लोन, एनपीए कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा बैंक, मान लीजिए कोई भी एक बैंक है, वो कस्टमर को लोन देता है, सामने कस्टमर के पास पैसा है देने के लिए, अपना लोन वापस देने के लिए, लेकिन फिर भी कस्टमर अपना पैसा बैंक को वापस नहीं दे रहा, तो इसे हम बोलते हैं विलफुल लोन डिफॉल्टर। तो ऐसे केस में एक रिपोर्ट आई कि जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जो ये गवर्नमेंट बैंकों ने लोन डिस्ट्रीब्यूट किए, जो भी कस्टमर है उनके पास पैसा
पैसा है लेकिन वो पैसा वापस नहीं दे रहे, तो जो भी ऐसे विलफुल लोन डिफॉल्टर्स हैं गवर्नमेंट बैंक्स के, ये नंबर पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ा है। इसमें सबसे बड़ा जो डिफॉल्टर है वो है एबीजी शिपयार्ड। यानी ये जो 2.4 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है, यानी ये जो टोटल विलफुल लोन डिफॉल्ट है, ये हमारे हेल्थ बजट का 2.7 टाइम्स है। आप मान के चलो कि कितना बड़ा ये विलफुल लोन डिफॉल्ट है, कि पैसा है फिर भी वो वापस रीपे नहीं कर रहे। इसके ऊपर भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है ऐसे लोगों के ऊपर। देखो, एक तरफ होता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हर किसी को बैंक से लोन चाहिए, बैंक से लोन लिया, कस्टमर ने बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है कि किसी जेन्युइन रीजन की वजह से उसका बिजनेस फेल हो गया, वो देश के लिए ही काम कर रहा था। देखो, जितना बिजनेस लगेगा इंडिया के अंदर उतनी ही इंडिया की ग्रोथ होगी, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लो किसी ने बैंक से लोन लिया, बिजनेस ईमानदारी से किया, सब कुछ एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिए, बिल्कुल एकदम सब चीजें परफेक्ट की, लेकिन बाय चांस किसी का लक ही खराब हो, उसका बिजनेस डिफॉल्ट हो गया, ऐसे में वो बैंक का पैसा भी नहीं दे पा रहा, तो कोई जेन्युइन डिफॉल्ट हो रहा है, उस चीज का समझ आता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर किसी के पास पैसा है फिर भी बैंक का पैसा नहीं दे रहा, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस इनके ऊपर लेने चाहिए, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसके बाद जो फोर्थ बड़ी न्यूज है वो है रिसेंटली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर। देखो, रिसेंटली अभी आपने सुना होगा एक अलग अलग कंपनीज है, सबसे पहले एचडीएफसी लिमिटेड बनी। ये जो एचडीएफसी लिमिटेड है इसे हम बोलते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ये सिर्फ होम लोन डिस्ट्रीब्यूशन में लीडिंग कंपनी है इंडिया की, ये सबसे ज्यादा होम लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद इसी कंपनी से ही एचडीएफसी बैंक बना था। अब ये दोनों अभी तक अलग अलग कंपनीज रन हो रही थी। एचडीएफसी बैंक भी खुद होम लोन डिस्ट्रीब्यूट करता था, और ये जो एचडीएफसी लिमिटेड है ये तो एकदम इनका स्पेशलाइजेशन ही यही था कि ये होम लोन ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद एचडीएफसी ग्रुप ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेजा कि हम ये दोनों कंपनीज को मर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में अभी आप रिसेंटली देखोगे कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक डिमांड उठी है होम लोन्स की। तो ऐसे में इन्होंने ये सोचा कि अगर हम अपनी बैलेंस शीट को एक ही बना लेते हैं तो हमारी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को, यानी आप ये देखोगे ना, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कहीं पे आ जाए ना कि किसी को 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए, तो ऐसे कोई स्ट्रांग बैंक्स ही नहीं है कि जो खड़े पैर 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग कर दे। मान लो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए ना, कि कोई मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना है, कोई मान लीजिए कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इंटरनेशनल मार्केट से ही फंड उठाने पड़ते हैं। बैंक्स इतने स्ट्रांग ही नहीं है कि सीधा गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग कर दे। तो ऐसे में एचडीएफसी ने सोचा कि हमारी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी अगर हम इन दोनों कंपनीज को मर्ज कर देते। तो यहां पर एचडीएफसी लिमिटेड की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन थी ये थी 58 बिलियन यूएस डॉलर्स, और एचडीएफसी बैंक की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन थी ये थी 102 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब ये दोनों जब मर्ज हो जाएंगे तो एचडीएफसी बैंक बनेगा एक सिंगल एंटिटी। इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगी ये बनेगी 160 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये मर्जर के बाद इंडिया का ये पहला बैंक होगा जो दुनिया भर के बैंक्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन, जिसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 337 बिलियन यूएस डॉलर्स, और एचडीएफसी बैंक का मर्जर के बाद 8वें नंबर पर पहुंच जाएगा 160 बिलियन यूएस डॉलर्स के साथ। इसके अलावा आपको मेरे को कमेंट करके ये बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके 5 बैंक्स आते हैं दुनिया भर के टॉप 10 बैंक्स की लिस्ट में। इसके बाद जो 5th न्यूज है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अभी रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि आरबीआई जो है अपनी रेपो रेट को लगातार इंक्रीज कर रहा है। अभी अगस्त 2 और अगस्त 3 को दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होनी है, और इसमें भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.35% अपने इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज कर सकता है आरबीआई, यानी 35 बेसिस पॉइंट जो है वो और इंक्रीज हो सकते हैं। अभी रिसेंटली 4% से 4.40% रेपो रेट की, फिर 4.40% से 4.90% रेपो रेट की। अगर यहाँ पे आप मान के चलो कि 35 बेसिस पॉइंट्स और इंक्रीज हो जाते हैं, तब रेपो रेट बढ़ के 5.25% तक पहुंच सकती है। तो ऐसा आरबीआई क्यों कर रहा है? देखो, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। यूएसए में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो उनका सेंट्रल बैंक है, यानी यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए। अब आप ये कहोगे कि अगर यूएसए के सेंट्रल बैंक ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए तो आरबीआई अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? देखो, सिंपल सा लॉजिक ये है कि यूएसए में ना पहले लोन्स बहुत सस्ते मिलते थे, तो ऐसे में जो यूएसए के इन्वेस्टर्स थे वो क्या करते थे, यूएसए के बैंकों से लोन उठाते थे और इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। तो ऐसे में इंडिया को फायदा ये मिलता था कि जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो इंडिया में आ जाता था इजीली, क्योंकि यहाँ पे लोन्स महंगे थे, यूएसए में सस्ते थे, तो यूएसए के बैंकों से लोग पैसा उठाते थे और इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। अब वहां पे लगातार वो अपने लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर उनके लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे बराबर आके खड़े हो गए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अमेरिका की मार्केट से पैसा उठाएगा और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा। वहां का इन्वेस्टर यही सोचेगा कि मैं एक सेफ जगह इन्वेस्ट कर लेता हूं। तो ऐसे में अगर वहां के बैंकों से कोई लोन भी लेगा तो यूएसए के मार्केट में ही इन्वेस्ट
करेगा, इंडिया की मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो ऐसे में अगर यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, तो ऐसे में आरबीआई की मजबूरी हो जाती है कि जो यूएसए के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उससे ज्यादा ही हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखें, ताकि यूएसए से इन्वेस्टर पैसा उठाए और इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करता रहे। अब यहाँ पे रेपो रेट तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जैसे रेपो रेट इंक्रीज होगा, इंडिया के अंदर जितने भी लोन्स हैं, चाहे आपके पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, कोई भी लोन हो, इनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे। जितने ज्यादा लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे, उतने ही कम लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे। जितने कम लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उतना ही मार्केट में पैसा कम होगा। जितना मार्केट में पैसा कम होगा, उतने ही बिजनेस कम एस्टेब्लिश होंगे, उतना ही रोजगार मिलेगा। तो होता क्या है, जब भी रेपो रेट इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन कम होती है, महंगाई दर कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक रिसेशन की तरफ हम बढ़ना शुरू होते हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास बिजनेस नहीं चल रहे हैं, बिजनेस नहीं है, डिमांड नहीं है, तो ऐसे में नई नौकरियां नहीं पैदा होंगी। तो ऐसे में हम एक रिसेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब वही बात है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि यूएसए को अगर छींक भी आते ना तो दुनिया भर को बुखार चढ़ जाता है। तो सिंपल सा यही लॉजिक है, यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से दुनिया भर में इंपैक्ट पड़ रहा है। दुनिया भर के जो देश हैं वो धीरे धीरे करके कोलैप्स हो रहे हैं। इंडिया के पास एक अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है, तो हमारे यहाँ पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि पांचों न्यूज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इन केस अगर आपका स्टिल फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।